हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है सबके। आ जाओ जल्दी से सब लोग। क्वेश्चंस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, इन सब टाइप के क्वेश्चंस। हाय, चालू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द मास number of oxygen atom is 16 AMU. The mass of one carbon atom is 12 grams. If we take half the mass of carbon 12 instead of 1/12, the relative atomic mass of magnesium is इतना। All are correct. देखना चालू करते हैं। ये क्यों हो रहा है भैया, अटको नहीं, पढ़ाने दो। आई थिंक इट्स टफ। अरे आ गया आ गया आ गया, अरे आ गया आ गया आ गया। ठीक है, समझते हैं। मास नंबर बोला है, मास नंबर 16 AMU कैसे हो सकता है? ये तो नंबर है, नंबर कैसे AMU में हो सकता है? नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता। 16 AMU तो एटॉमिक मास है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है भैया, बिल्कुल। सिंपल सी डेफिनेशन के बेसिस पे स्टेटमेंट है, मास नंबर भी 16 है और एटॉमिक मास भी 16 AMU है, तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है। द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज 12 ग्राम। अगर यूनिट नहीं पढ़ा तो यहां गड़बड़ हो सकती है। वन कार्बन एटम बोला है, वन मोल कार्बन नहीं बोला है। एक कार्बन एटम की बात हो रही है, तो ग्राम में कैसे खेल सकते हैं यार? तो AMU में खेलना पड़ेगा। ये भी गलत स्टेटमेंट हो गई। इफ वी टेक हाफ द मास ऑफ कार्बन 12 इंस्टेड ऑफ 1/12, हाफ द मास, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, mass of one atom of an element divided by 1/12 the mass of carbon 12 isotope। ये होता है। खेलते हैं, समझना। अब वो बोल रहा है कि मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट तो ले रहा हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ कार्बन 12 का मास ले रहा हूं। तो अगर ये वाला गेम होता जो मैंने ऊपर लिखा है, तो हम बोलते कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 12। पर यहां पे ये किसके इक्वल होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 12 विच इज 6। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं ये टर्म पुट कर दूं, तो नया रिलेटिव एटॉमिक मास, नया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? RAM डिवाइडेड बाय 6। तो हर किसी का नया रिलेटिव एटॉमिक मास वुड बी 1/6 ऑफ व्हाट इट इज। तो पहले मैग्नीशियम का अगर 24 AMU था, तो अब कितना होगा? 24/6, 4 AMU। और उसने बोला है कि 4 AMU हो जाएगा, हम बोल रहे हैं सही बात है। तो ये तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी करे हुए हैं, जहां पे हमने ये बात करी है कि इफ वी टेक 1/6 द मास ऑफ कार्बन 12 इंस्टेड ऑफ 1/12 तो क्या होगा। और कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि इफ वी टेक 1/24 द मास ऑफ कार्बन 12 तो क्या होगा। तो वो वाली चीजें कर रखी है। अब हमने ये बात करी कि हमने एक पर्टिकुलर एटम दे दिया, बता इसका नया मास क्या होगा। बस इतना सा डिफरेंस था। तो हमने फॉर्मूला निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास का। हमने कहा ठीक है, पहले इतना था तो अब इतना हो जाएगा। तो हमने उसका नया मास देखा, हमें लगा सही स्टेटमेंट है, तो हमने मार्क कर दिया कि भाई आंसर जो है वो सी होना चाहिए, सही स्टेटमेंट जो है वो सी है। इसमें सही स्टेटमेंट जो है वो सी है। व्हाई इज इट्स गेटिंग ऑल हैंग्ड अप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट 1, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। हमें पता है 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। हमने बोला भाई तू सही है। अगली स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल H2SO4 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल K3PO4। अब मोल से जो डायरेक्टली एटम्स पे जाता है ना, उसको लगता है कि सही तो बोल रहा है, और जल्दीबाजी में जा भी सकते हो। H2SO4 K3PO4 पे ध्यान ना देके हम लोग सीधा सीधा ये सोचें कि भाई सुन,
आराम से बात सुन, एक मोल में तो तूने ही ऊपर बोला 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती हैं, तो H2SO4 के भी एक मोल में इतनी होनी चाहिए और K3PO4 के भी। यहां पे एक मोल से डायरेक्टली एटम्स थोड़ी आएंगे, पहले तो स्पीशीज निकालेंगे ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहां फॉर्मूला यूनिट्स आएंगे। तो यहाँ पे एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे एक मोल में Na फॉर्मूला यूनिट्स है। आयनिक कंपाउंड है ना, तो हम मॉलिक्यूल शब्द तो नहीं यूज करते इसके लिए। अब मुझे ये पता है एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2, 3, 3 और 4 7 एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 7 एटम्स होते हैं और एक फॉर्मूला यूनिट, आयनिक चीज है तो फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज हो रहा है। K3PO4 में मेरे को दिख रहा है 3, 4, 4 और 4 8 एटम्स है। तो एक मोल के हिसाब से Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स होंगे? 7 Na एटम्स, जबकि Na फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ K3PO4 में होंगे 8 Na एटम्स। तो स्टेटमेंट 1 तो तेरी ठीक है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती है, क्योंकि तूने एटम्स नहीं बोला हमें। यू वर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि यहाँ पे गलती नहीं करने, और हम करेंगे जल्दीबाजी में क्योंकि रट्टा वही मारा हुआ है। तो एंटिटीज बोला तो सही है, कुछ भी हो सकता है, आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हो। बट नीचे वाली स्टेटमेंट में एटम्स लिख दिया, तो नीचे वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, पर ऊपर वाली सही है। ऊपर वाली गलत नहीं है, ऊपर वाली में अगर वो पक्का पक्का एटम्स लिखता फॉर एवरीथिंग तो गलत हो जाती। हमें नहीं पता किसकी बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है 2 लीटर नाइट्रोजन एट NTP विल हैव द सेम मास एज 2 लीटर ऑक्सीजन एट NTP, और रीजन कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये पढ़ के एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस याद आती है और हम कहते हैं हाँ था तो यही यार, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल आएंगे और इवेंचुअली नंबर ऑफ मोल्स भी हम बोलते थे इक्वल है। तो हमें पता है रीजन तो पक्का ठीक है, इस पे हम श्योर हैं। तो हमें ये पता है कि या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या फिर ऑप्शन सी आंसर होगा, बी और डी नहीं हो सकता है। 50-50 खेल चुके हैं अपन। अब हमें ये पता है कि ए या सी में से आंसर है। असर्शन में कहां गलती कर सकते हो, क्योंकि दिमाग ये कहेगा एकदम से जल्दीबाजी में पेपर करते हुए कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं। तो यार अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो मास भी तो इक्वल होगा। नहीं होएगा, सोचो कैसे, क्योंकि उसने गैसेस अलग दी हैं जिनका मोलर मास अलग है। समझना, 22.4 लीटर नाइट्रोजन लूं अगर मैं एट NTP, मतलब मैं 1 मोल नाइट्रोजन ले रही हूं, इस 1 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा? मोलर मास, और जो किसके इक्वल होगा? 28 ग्राम पर मोल। तो मेरे को ये पता है 22.4 लीटर नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम पर मोल है, तो 2 लीटर का मास कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 22.4 इंटू 2 ग्राम्स, ये जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट NTP, इसका मास वुड बी इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास विच इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। समझिए ना, 22.4 लीटर में 1 मोल ऑक्सीजन है ना, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया जो किसके इक्वल हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। तो 2 लीटर ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 32 अपॉन 22.4 इंटू 2, इतना ग्राम। कहां से इक्वल आ रहा है यार? आ ही नहीं रहा। जल्दीबाजी में जिन चीजों को सिली मिस्टेक बोलते हो कि यार लॉजिक तो लगाया था पता नहीं गलत कैसे हो गया, वो यहां गलत होता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर,
वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर हर मॉलिक्यूल का वेट इक्वल होगा ये किसने बोला है? उनका मास इक्वल होगा ये किसने बोला है? हर मॉलिक्यूल का अपना अपना मास होगा यार, अलग अलग गैस चल रही है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव same number of molecules at same temperature pressure, they'll have the same number of moles, but when we go to the masses तो हमें इंडिविजुअली ढंग से सोचना चाहिए कि क्योंकि इनके मोलर मास अलग है तो मास तो अलग ही होगा भाई, मोल सेम भी हो जाए तब भी मास अलग होगा। तो असर्शन गलत बात बोल दी उसने, पर उसने रीजन सही बोला है। आई होप कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी नहीं होगी, जो मैं बातें समझाना चाह रही हूँ वो समझ आ रही होंगी कि कहाँ गलतियां होती हैं स्टेटमेंट्स जब रट के जाते हो तो वो लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, मुझे मैं देख लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो इसको मार्क कर लिया करो कि भाई तूने इनकरेक्ट पूछा, और अपने दिमाग को बोल देना गलत वाली ढूंढनी है, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट में ये भी बहुत कंफ्यूजन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, the vapor density of O2 is 16 grams. Is it correct or is it incorrect? Vapor density of oxygen is 16 grams. What do we feel? Is it correct or is it incorrect? दिमाग क्या कहता है कि भाई ये सही स्टेटमेंट होगी या ये गलत स्टेटमेंट होगी? सोचो, इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। क्या रटा हुआ है हमने? तुमने मतलब, मैं तो रट्टे मारती नहीं। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास बाय 2। दिल क्या कहता है? ऑक्सीजन, O2 की बात हो रही है, मोलर मास क्या होगा? 32/2। आ तो रहा है 16, आ तो रही है वेपर डेंसिटी 16 आ रही है, बट ग्राम आ गया यार, इंपॉर्टेंट बात है। वेपर डेंसिटी 16 है, कोई डाउट नहीं है, यूनिट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो गई। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2 इंडीड, बट इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी। इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी। ये होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय density of H2 at a particular temperature and pressure. तो it has to be unitless। वो तो पूरा डिराइव करते हैं तो वो इवेंचुअली आ जाता है कि मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वो तो डेरिवेशन से आता ही है। और ये मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल होता है, तो मोलर मास ऑफ गैस इन ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल होता है, इसलिए तुम फॉर्मूला रखते हो मोलर मास बाय 2। एक्चुअली वेपर डेंसिटी का मैग्नीट्यूड 16 ही आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, बट इट इज यूनिटलेस। इट इज सपोज टू बी यूनिटलेस, इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी, किसी के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जल्दीबाजी में क्या करते हो, यूनिट्स नहीं देखते, ध्यान ही नहीं दिया। आ तो रही है 16, मोलर मास बाय 2 फट 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 किया, 32/2 आ गया भाई, 16 आ गया भाई, सही तो चल रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर जबरदस्ती की इनकरेक्ट बनाने लगते हो, ऑल हर इनकरेक्ट भी ऑप्शन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगली स्टेटमेंट कह रही है द रेशियो ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? 1:1। इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H6, 1/6 ही आएगा, तो ये बात तो सही है। अगली बात, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव HCl, कंप्लीट रिएक्शन। तो हमें पता है H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। 1 मोल हाइड्रोजन 1 ही मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये 1 मोल हाइड्रोजन है, ये 1 मोल क्लोरीन है, उनका मास दिया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो थी वो इनकरेक्ट थी, सिर्फ और सिर्फ यूनिट के चक्कर में, और यही जल्दीबाजी में मार खाते हो। भैया मत करना अपने साथ ऐसा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने नॉट कैप्स में लिखा, उसने ना लिखा तो कहाँ गलती करोगे? सबसे पहली इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट। माना पेपर जल्दी में दे रहे हो, दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टेटमेंट की बातें आ जाए ना,
एक बार रुक के देख लेना, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट लिखा है और तंग करने के लिए नॉट इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान से समझना, यही गलती करोगे क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग लगेंगी तब स्टेटमेंट्स कि सब कुछ करेक्ट इनकरेक्ट लगने लगेगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करना, कभी गलती नहीं होगी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक ट्राइबेसिक एसिड। हमको पता है वीक, ऑर्थोबोरिक एसिड पहले तो पता होना चाहिए है कौन, H3BO3, जिसको कितनी बार सिखा दिया कि इसको ऐसे लिख दिया करो, दिमाग चलेगा। ट्राई बेसिक नहीं है ये 3H+ नहीं देता, ये एक OH- लेता है। तो इसमें एक और स्टेटमेंट क्या बन सकती है कि H3BO3 इज अ प्रोटिक एसिड। ये अगर लिखा हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट है। H3BO3 इज अ ट्राइबेसिक एसिड, मतलब 3H+ देता है, ये भी इनकरेक्ट है। अगर लिखा हुआ है H3BO3 इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, तो देखो रट के क्या गए हो, मोनोबेसिक। इतना रट लिया, ये बात सही लगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग का है वे, वीक है ये, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो बोरिक एसिड के साथ तो कितने तरीके से खेला जा सकता है कि बोरिक एसिड जो होता है वो H+ देता नहीं है पानी में, इनफैक्ट उसका काम होता है कि H+ ले ले, और वो एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कितनी स्टेटमेंट्स तो H3BO3 में ही बन जाती है करेक्ट इनकरेक्ट में, तो ध्यान से चीजें पढ़ना। दूसरा है मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम आएगी अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वरना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। 1 मोलर ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, ये भी सही बात है। आई टेल यू बाय। 1 मोलर सोल्यूशन एंड 1 मोलर सोल्यूशन, दोनों की शक्ल देखते हैं। डेफिनेशन पे चले, 1 मोल सॉल्ट है इन 1 लीटर सोल्यूशन, या फिर लिख दो इन 1000 ml सोल्यूशन, चलेगा। और यहां की डेफिनेशन कहती है 1 मोल सॉल्ट है इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, वो होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्वेंट यहां पानी है, ठीक है। 1000 ml सोल्यूशन है मान लिया, ठीक है। ये 1000 ml सोल्यूशन बना कौन रहा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो मतलब सॉल्वेंट जो पानी है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पानी इज नॉट इक्वल टू 1000 ml, इट इज लेस देन 1000 ml। क्योंकि 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 पानी थोड़ी है जो वॉल्यूम बना रहा है। हमें डेफिनेशन कहती है कि 1 मोलर सोल्यूशन होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, जिसमें सॉल्ट भी होता है सॉल्वेंट भी होता है। तो मान लो, समझाने के लिए मान लो पानी की वॉल्यूम 990 ml है, मान लो 1000 नहीं है 990 है। अब अभी भी कैसे कंपेयर करें, यहां वॉल्यूम में बात हो रही है, यहां मास में बात हो रही है। गेम ये है कि हमें डेंसिटी ऑफ पानी पता होता है 1 ग्राम पर ml, हमें डेंसिटी ऑफ पानी पता है, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं सॉर्ट हो गई। कैसे, हमको ये पता है कि 1 ml पानी का मास, 1 ml पानी का मास 1 ग्राम है, तो 990 ml पानी जो हम सोच के चल रहे हैं उसका मास 990 ग्राम। समझना, यहां पे 1 मोल सॉल्यूट है या सॉल्ट है इन 990 ग्राम पानी, जबकि 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट या सॉल्ट था इन
1000 ग्राम पानी, सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, यहां पानी कम है, यहां पानी ज्यादा है। पानी कम मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड, पानी ज्यादा मतलब कम कॉन्सेंट्रेटेड। तो सेम सॉल्ट के लिए एक मोलर सोल्यूशन अगर आप लोगे तो वो एक मोलर सोल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझो, जब आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, बहुत चांसेस है कि वो सेम टॉपिक से हो, बहुत चांसेस है कि वो स्प्रेड आउट हुआ हो। अभी हमने जो देखे हैं उसमें मोस्टली स्प्रेड आउट क्वेश्चंस है। देख लो, पहला क्वेश्चन वेपर डेंसिटी, दूसरी स्टेटमेंट एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरी स्टोक्योमेट्री की गेम खेल रहा है हमारे साथ, बैलेंसिंग करा रहा है। तो वो कितने कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एक साथ चलवाएगा और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि अच्छा मैंने इतनी चीजें सोच ली। इसीलिए छोड़ के जाने वाले कॉन्सेप्ट्स कम रखा करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन जनरली ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बट अगर आप जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चंस की बात करो तो वो तो यार दे कुड बी स्प्रेड अक्रॉस टॉपिक्स, दे कुड बी स्प्रेड अक्रॉस चैप्टर्स, कुछ भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन में हमने इतने सारे टाइप्स देख लिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देख लिया, और हमने ये बात देख ली कि भाई कौन H+ कितना देता है, जिसको आप P ब्लॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट्स। छोटे छोटे यूनिट्स में दिक्कत हो सकती है और बड़ी बड़ी नॉट, कैन नॉट, इन सब चीजों में दिक्कत हो सकती है। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If we react 1 liter nitrogen and 1 liter hydrogen at NTP to give ammonia, hydrogen is the limiting reagent. Next है limiting reagent decides the fate of the reaction. भाई यहां तक तो हमें आता है, हमें ये पता है कि किसी रिएक्शन में जो चीज खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर वो खत्म ही हो गया तो जो दूसरा बचा है वो रिएक्ट किससे करेगा, उसके पास कोई रिएक्ट करने के लिए नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि रिएक्शन का क्या फेट होने वाला है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात तो पक्का सही है। तो हमारा आंसर या तो ए हो सकता है या हमारा आंसर सी हो सकता है, ना तो बी है ना तो डी है। 50-50, बहुत बढ़िया, चांसेस ऑफ गलती कम हो चुके हैं। अब हमें फोकस करना है असर्शन पे। असर्शन कह रहा है इफ वी रिएक्ट 1 लीटर नाइट्रोजन विद 1 लीटर हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब वो हमसे यहाँ करवाना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है मैंने तुम्हें बता दिया नाइट्रोजन, मैंने तुम्हें बता दिया हाइड्रोजन, मैंने तुम्हें बता दिया अमोनिया, बैलेंस तुम करो। उसने इक्वेशन दी नहीं, उसने बोला खुद बैलेंस करो, मैं क्यों बैलेंस करूं तुम्हारे लिए, और हमें बैलेंस करना पड़ेगा। N2 + 3H2 gives 2NH3। सब गैसेज है, सब गैसेज है, तो गेल-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी लग सकता है। डायरेक्टली हम वॉल्यूम से खेल सकते हैं, एनटीपी पे डायरेक्टली हम वॉल्यूम से खेल सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली वॉल्यूम से खेलें तो हमें ये पता है 1 लीटर नाइट्रोजन को 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली। ये हमें दिख रहा है 1 लीटर नाइट्रोजन को 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, उसने हमें क्वेश्चन में दिया है 1 लीटर नाइट्रोजन और 1 ही लीटर हाइड्रोजन। कम पड़ गया ना, हाइड्रोजन जो है वो कम पड़ गया, और अगर हाइड्रोजन कम पड़ गया तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। यस, आपने हमें असर्शन भी सही दिया है, आपने हमें रीजन भी सही दिया। असर्शन रीजन जनरली स्प्रेड अक्रॉस होते हैं एक ही टॉपिक से। ठीक है जी, अगला सवाल। आई होप बातें समझ आ रही हैं भैया। जो छोटी छोटी बातें मैं वाया स्टेटमेंट क्वेश्चन समझाना चाह रही हूँ वो समझो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई मार्क कर लो, सही चीज पूछ रहा है तू, तूने ना इनकरेक्ट पूछा है ना नॉट करेक्ट लिखा है, तूने लिखा है करेक्ट बता दो। देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज सेम एज दोज इन 18 ml ऑफ वाटर। दिमाग लगना शुरू होना चाहिए। अब लिखा क्या है, मोल्स पे ले जा रहा है, मॉलिक्यूल्स पे ले जा रहा है, एटम्स पे ले जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट बी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम H2O गैस इज सेम एज दोज इन 18 ml H2O गैस। अगला है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
in 18 gram H2O is same as that in 18 ml H2, सॉरी 18 मोल H2O. इतना 18 लिखा है, बस यूनिट का फर्क है. और सिर्फ यूनिट ही नहीं, पहली बार में उसने वाटर लिख के दिया कि लिक्विड फॉर्म है, दूसरी बार में लिख के दिया वेपर फॉर्म है. कह रहे खेलो. तो हमें कितनी चीजें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकती हैं. पहली, करेक्ट इनकरेक्ट, वहां सबसे पहली गलती होती है, ध्यान से पढ़ना. दूसरी, भाई तू वाटर लिख रहा है या तू वाटर वेपर लिख रहा है, क्योंकि हमें दिमाग अकॉर्डिंगली चलाना है. फिर यूनिट्स, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट्स. ग्राम लिखा है, ml लिखा है, मोल लिखा है, ध्यान से पढ़ना. शुरू कर रही हूं मैं ये क्वेश्चन. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम वाटर और 18 ml वाटर. देखें, उसने वाटर लिखा है भाई, उसने बोला लिक्विड स्टेट है. अब सोचें कैसे. गलती बताऊं पहले, गलती फटाफट. यहां से नंबर ऑफ मोल्स तो सही निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1 मोल निकालोगे, बिल्कुल सही चीज है. यहां से मोल कैसे निकालोगे, यहां से मोल में करोगे गलतियां, क्योंकि 18 अपॉन 22400 करने की आदत होगी, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करने की आदत होगी. पर ये वाटर है, वाटर में ये नहीं लगा सकते. गैसेस में लगता है तो वाटर में नहीं लगेगा. जस्ट अ सेक, जस्ट 1 सेकेंड. वाटर में ये नहीं लग सकता है, वाटर में ये नहीं लग सकता है. ठीक है जी. अब सोचें क्या, फिर आ जाओ डेंसिटी पे. पानी की जब बात हो ना, पानी की, पानी फॉर्म की, तो डेंसिटी की गेम है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, 1 ग्राम पर ml. एग्जैक्टली ये मिस्टेक होती है. तभी तो बोल रही हूं जल्दीबाजी, यूनिट का खेल, नाम का खेल. गैस थोड़ी दी उसने, कैसे हमने डिवाइड कर दिया 22400 से, ऐसे थोड़ी कर देंगे. तो हमें ये पता है 1 ml पानी का मास होता है 1 ग्राम, तो 18 ml पानी का मास होगा 18 ग्राम. तो उसने एग्जैक्ट सेम चीज दी है यहाँ पे. और अगर एग्जैक्ट सेम चीज दी है तो सेम मोल, सेम मॉलिक्यूल्स. भाई करेक्ट स्टेटमेंट है. आगे सॉल्व ही नहीं करना था, मैं करके दिखाऊंगी, पर मेरी बात समझो, क्या गलती कर रहे हो. मत करो ना, ऐसा तो है नहीं चीजें नहीं आती हैं, चीजें कितने अच्छे से आती है यार अपन को. कहाँ गलती होती है, यूनिट्स में. और फिर हम उसको बोल देते हैं क्या, सिली मिस्टेक है. क्या सिली मिस्टेक नहीं, अपनी बात करो. अगला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, अब उसने लिख के दिया है, वो भी तो कुछ सोच समझ के क्वेश्चन लिख रहा है ना, वो मतलब मैंने बनाया ना क्वेश्चन. 18 ग्राम H2O गैस और 18 ml H2O गैस. अब खेलो भाई, तुम जो खेलना चाह रहे हो, तुम जो खेलना चाह रहे हो खेलो. अब नंबर ऑफ मोल्स 18 by 18 1, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम. यहां लगेगा क्योंकि गैस है. अब मोल्स अलग है तो मॉलिक्यूल्स पक्का अलग है, तो मॉलिक्यूल्स अलग. तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया 18 ग्राम और 18 मोल. 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल और 18 मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में Na होते हैं, और यहाँ हो जाएगा 18 Na. आ गए अलग. आंसर तो ऑप्शन है. वो तो पेपर में तुम थोड़ी सारे ऑप्शन सॉल्व करने बैठोगे, ए आ गया, बात खत्म हो गई. लेकिन अगर ऑप्शन डी ऑल है तो उस केस में सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. जल्दीबाजी का गलती नंबर XYZ हो चुका है अब, कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, हमारा ए आ गया, हम आगे बढ़ गए, हमने डी ऑप्शन देखा ही नहीं. क्या पता वो लिख दे यार ऑल, या क्या पता लिख दे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो मतलब बी तो सॉल्व करना ही था. तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखना. करेक्ट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन कि यूनिट्स क्या दिए हुए हैं, बात क्या कर रहा है.
पानी की बात कर रहा है या वेपर की बात कर रहा है, ये डिफरेंस भी जरूरी है। और अगर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट या ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, तो यार सीधी सी बात है, फिर सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं, उसमें जल्दीबाजी नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड CO3 2 माइनस आयंस in 1 molar sodium carbonate solution is 1 molar each. The concentration of each ion in an aqueous solution of a salt is same as the concentration of the salt. समझो, उसने ना दिमाग लगाने को बोला है। सोडियम कार्बोनेट एक्वस अगर टूटेगा तो 2 सोडियम आयंस देगा और 1 कार्बोनेट आयन देगा। जिस रेशो में मोल्स का खेलते हैं उसी रेशो में मोलारिटी खेलते हैं। मतलब अगर 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन लो तो वो 2 मोलर सोडियम आयंस देगा और वो 1 मोलर कार्बोनेट आयन देगा। इसने क्या बोला है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड CO3 2 माइनस आयंस इन 1 मोलर Na2CO3 solution is 1 molar each. मोलैरिटी ना जैसे मोल्स के साथ खेलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में रख के, वैसे ही तो मोलैरिटी के साथ खेला जाता है, ये तो याद होगा। तो देखो ये तो सेम नहीं आई, तो भाई असर्शन पक्का गलत है, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। तो या तो ऑप्शन ये हो या तो ये हो, ये दोनों तो नहीं हो रहे, पहली काट दो कि गलती से भी ना मार्क कर दो पेपर में। अगला, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन in an aqueous solution of a salt is same as that the concentration of the salt. पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जो concentration of salt होगा वही तो concentration of each ion होगा। concentration पे यहाँ पे बात molarity की कर रहा है और तुम्हारे सामने है concentration of the salt कुछ लिया था, concentration of ions अलग हो गया। नॉर्मैलिटी की बात करेगा तो वो तो अलग से नॉर्मैलिटी लिखेगा, जनरल कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज कर रहा है तो मोलारिटी की कर रहा होता है। तो इसका मतलब रीजन भी एब्सोल्युटली गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। गलती समझने की जरूरत है यार, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के सही लगती है सब कि सही तो बोल रहा है यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज सेम एज दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। नहीं, कुछ भी लिख के देख लो ना रैंडम को सॉल्ट, सिर्फ NaCl मत लिखा करो हर जगह, कुछ ऐसे अजीब से लिखा करो K3PO4 टाइप की, ताकि तुम्हें दिखे कि स्टोक्योमेट्री बट रही है, स्टोक्योमेट्री अलग हो रही है तो मोलारिटी भी अलग होगी। NaCl से खेलोगे तो हार जाओगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। कॉलम 1 हैज सम इंफॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, ओके, while column 2 has different volumes of 0.1 molar NaOH. मार्क कर लो भैया, different volumes of 0.1 molar NaOH aqueous solution. Match the volume of NaOH from column 2 which is needed to completely neutralize a particular acid of column 1. इतना बड़ा पढ़ के पहले तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं क्योंकि पेपर है तो टाइम लगेगा। उसने रैंडम स्टेटमेंट लिख दी तंग करने के लिए, तो हम तंग हो जाते हैं। मत होना, अपने लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठाओ। शक्ल देखो, लेफ्ट पे एसिड दिया है, राइट पे क्या दिया तूने, वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम दी है, 0.1 मोलर NaOH की। बात खत्म। तू क्या पूछ रहा है, न्यूट्रलाइज करवाना है, अभी करते हैं। न्यूट्रलाइज करवाना है ना तुझे, अभी करके बताते हैं यार कि कितनी वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए होगी। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम कॉलम 2 पे ध्यान देना बंद कर दो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, कॉलम 2 पे ध्यान ही मत दो ना। तुम्हें ये पता है कि वो तुमसे लास्ट लाइन में पूछ रहा है 0.1 मोलर, भाई मैंने NaOH लिया है, मेरे पास अलग अलग तरह के एसिड है, तू बता दे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए, और सो ऑन। तो हमने पहला एसिड देखा, हमने बोला भाई तूने H2SO4 लिया, सुन मेरी बात, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, क्योंकि अगर दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो चाहे उनके मोल्स इक्वल हो ना हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स पक्का इक्वल होने वाले हैं, पक्का बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। मोलारिटी 0.1,
वॉल्यूम अपन को भी पता ही नहीं है यार, एक OH माइनस देता है। मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 500 ml, 0.1 500, n फैक्टर 2, पर वॉल्यूम लीटर में रखना भाई, गलती ना हो जाए कुछ भी, कभी ना करना ये गलती। तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH आ जाएगा 0.1 इंटू 500 इंटू 2 अपॉन 1000 इंटू 0.1, तो ये कट जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 ml। तो मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी भाई साहब आपने NaOH दिया है उसका 1000 ml चाहिए। क्या मेरा एक सॉल्व करने से आंसर आ रहा है? मैक्सिमम केसेस में आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में, मैक्सिमम केसेस में तुम देखना, तुम एक सॉल्व करोगे तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो 1 का तो A होना चाहिए, तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये, उड़ा दो बाकी दो, उड़ गए बाकी दो। अगला सोचो, अगला सोचते हैं, अगर आप HCl और NaOH को रिएक्ट करा रहे हो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl should be equal to the gram equivalent of NaOH, molarity into volume into n factor is equal to molarity into volume अपन को निकालनी है into n factor, इसका भी 1, molarity आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी कितनी 0.3 इंटू 400 बाय 1000, नीचे 0.1, तो ये 3 4 12, 1.2 लीटर और 1200 ml, तो C हो गया मैच इससे। इतनी वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH चाहिए इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया C। आंसर आपकी आंखों के सामने है, तीसरा सॉल्व करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको मैच द फॉलोइंग में वो बस डेफिनेशंस मैच कराए, जो मैंने पिछले बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैच द फॉलोइंग दिया था, वहां पे मैंने फॉर्मूला बेस दिया था, या फिर अगर मैं आपको मैच द फॉलोइंग कभी भी करवाती हूँ तो हो सकता है मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन से मैच करवाऊं, हो सकता है मैं आपको ऐसे फॉर्मूला दूं, लगाओ दिमाग। ये बड़ी सी लाइन देख के डरना नहीं है। क्या बोल रहा है वो, 0.1 मोलर NaOH है, बोल रहा है HCl से रिएक्ट करा रहा है यार, सिंपल ही तो रिएक्शन करा रहा है, केमिस्ट्री में भर भर के करे हमने ऐसे रिएक्शंस, यूज कर लो, लगा लो दिमाग, क्यों डरना है? डरने वाले क्वेश्चंस ही नहीं थे, वो क्वेश्चंस थे जिनमें डर के सिली मिस्टेक हो सकती है, इसलिए कराए। तो whatever questions I give in these practice questions and they are not the previous year questions, if they are not previous year questions, then वो आपका स्किल सेट बढ़ाने के लिए कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़े, अगर कहीं फंस रहे हो तो वो समझ आए कि कहाँ कहाँ फंसते हो। दैट्स द ओनली रीजन आई मेक दीज क्वेश्चंस एंड आई गिव यू दीज क्वेश्चंस कि भाई ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है, मत करियो मत करियो, ठीक है? उन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है जी।